नमस्कार, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पर। आज हम एनसीईआरटी की 11वीं क्लास के एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था के अध्याय दूसरे का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेके 1990 तक। यानी देश आज़ाद होने से लेके नए रिफॉर्म आए थे 1990 के बाद, वहाँ तक हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के बाद आप भारत की पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को जानेंगे। भारत ने पंचवर्षीय योजना शुरू की थी देश आज़ाद होने के बाद, उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्ष 1950 से 1990 तक विभिन्न क्षेत्रकों जैसे कृषि उद्योग में अपने गए विकास की नीतियों को समझेंगे। एक नियमित अर्थव्यवस्था के गुणों तथा सीमाओं का विवेचना कर सकेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी अंग्रेजों से आज़ाद होने के बाद एलपीजी रिफॉर्म आया था, वो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे जो पहले के बारे में, इसके बारे में देखेंगे। उससे पहले एक पंचवर्षीय योजना के बारे में एक कोट है, उसका बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना है जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए, जो लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। यानी पंचवर्षीय योजना इसलिए बनेगी जो लोगों के रहन सहन को स्तर को ऊंचा उठाए और लोगों को समृद्ध और अलग अलग टाइप की वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध करवाए। का एक नया प्रभात उदित हुआ। अंततः 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद हम अपने भाग्य के विधाता बन गए। अब राष्ट्र के नवनिर्माण का कार्य हमारे अपने हाथों में था। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ ये भी तय करना था कि भारत, हमारा देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी। विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियाँ हो सकती है। अब भारत देश आज़ाद हो गया था, भारत के सामने अब 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाने का ऑप्शन था कि या तो उस टाइम पूर्व जो अभी सोवियत संघ है उसके आधार पर चला जाए समाजवाद, या फिर पूंजीवाद के आधार पर हमारे देश को चलाया जाए। इन दोनों के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था निर्धारित करनी। पूंजीवाद और समाजवाद के बारे में कोई अलग टॉपिक पर, अलग विषय में, अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन समाजवाद का मोटा तंत्र ही समझ ले कि इसमें सभी लोगों की सभी समानता होती है और सरकार के पास सभी संसाधनों पर अधिकार होता है। और पूंजीवाद में पैसे के आधार पर मतलब संसाधन जुटे जा सकते हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे वो ज़्यादा संसाधन का उपभोग कर सकेगा, जिसके पास कम होंगे तो वो कम उपभोग कर पाएगा। और समाजवाद में ऐसा नहीं। समाजवाद में सभी लोगों को समान संसाधन प्राप्त होंगे और सरकार के अधीन सबको समान प्राप्त होगा। पर जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा, किंतु वे भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधन, खेत और कारखाने सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे। कोई निजी संपत्ति नहीं थी। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्ति को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था। नेहरू और स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद और समाजवाद की अतिवादी व्याख्या के किसी विकल्प की खोज की। बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद
से सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचारों में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त किंतु कमियों से मुक्त थी। इसके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एक सशक्त क्षेत्र होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी, निजी क्षेत्र को भी योजना प्रयास का एक अंग बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा सोचा कि ना तो हमें पूरी तरह समाजवाद की तरफ जाना है और ना ही पूरी तरह हमें पूंजीवाद की तरफ जाना है। हमें समाजवाद की अच्छाइयों को भी लेना है और उसकी बुराइयों को हटाना भी है। तो समाजवाद और पूंजीवाद के मिश्रण को हमारे इस देश में लागू करने का प्रयास किया गया। अब इसमें निजी क्षेत्र के लोग भी काम कर सकेंगे और समाजवाद के अकॉर्डिंग भी काम कर पाएंगे। यानी कुछ क्षेत्र सरकार के अधीन भी रहेंगे और कुछ क्षेत्र निजी लोगों के हाथों में भी देंगे। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 और भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों की भी यही दृष्टिकोण है। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1950 में प्रधानमंत्री हमारे अध्यक्ष थे और इसमें योजना आयोग की स्थापना की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य। किसी योजना के स्पष्ट निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए। कोई भी योजना बने उससे पहले हमें कोई उद्देश्य बनाना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन ले पाते हैं। पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य हैं समृद्धि यानी ग्रोथ, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। यानी हमारी इस पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य बनाए थे समृद्धि, ध्यान में रखना, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। ये 4 लक्ष्य मेन इम्पोर्टेंट। इस चारों के बारे में हम विस्तार से क्या क्या वृद्धि हुई है इसमें अब आगे हम पढ़ेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया गया। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ा जिसको प्राथमिकता दी जानी है। हाँ, योजनाकारक को ये सुनिश्चित करना होता है जहाँ तक संभव हो चारों उद्देश्यों में कोई अंतर विरोध न हो। आइए योजना के इन लक्ष्यों के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक है समृद्धि। इसके बारे में देखेंगे। इसका अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन क्षमता में वृद्धि। समृद्धि किसको बोलते हैं? इसको इंग्लिश में ग्रोथ। यानी इसमें एक एग्जाम्पल दिया है केक का, क्या भाई 1 साल में हम ये केक बनाते हैं जो जीडीपी है। अब ग्रोथ उसको कहेंगे कि अगले साल या तो हम इस केक को बड़ा बनाए या इसकी जगह 2 केक बनाने साल में 2 केक बनाना शुरू कर दे। ऐसा नहीं है कि एक केक बनाते रहे और इसकी रेट बड़ा चढ़ा के दिखा दी जाए तो ये वृद्धि हो जाएगी। ये वृद्धि नहीं है। इसकी उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होनी है और उत्पादन में भी वृद्धि होना ग्रोथ कहलाता है। उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार उत्पादक पूंजी और सेवाओं की दक्षता में वृद्धि है।
अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रामाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। जीडीपी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन का बाजार मूल्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जीडीपी एक वर्ष की अवधि में, ध्यान रखना, एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तुओं और सेवा का उत्पादन, यानी एक देश है, इसके अंदर अंदर जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ उसी को जीडीपी कहते हैं। देश के बाहर हुआ ये जीडीपी से बाहर हो जाएगा। और भले ही भारत का आदमी है और देश से बाहर जाके वो बना रहा है सामान, तो भारत की जीडीपी में नहीं आएगा। और चाहे विदेशी है और वो भारत में आके सामान बना रहा है, तो भारत की जीडीपी में कैलकुलेट होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। देश के अंदर अंदर जो भी बन रहा है ना, उसको जीडीपी के अंदर शामिल किया जाएगा। यदि जीडीपी को एक केक मान लिया जाए तो समृद्धि का अर्थ इसके आकार में वृद्धि होगा। यदि केक बड़ा होगा तो अधिक लोग उपभोग कर पाएंगे। यदि भारतीय जनता को अधिक समृद्ध और विविधपूर्ण जीवन यापन करना है तो उसे वस्तु और सेवाओं को अधिक उत्पादन करना आवश्यक है। क्योंकि ग्रोथ चाहिए तो हमें और अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना जरूरी है। देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होता है। ये क्षेत्र है क्या? कृषि का कितना उत्पादन हुआ, कृषि है, औद्योगिक है और सेवा क्षेत्र। ये तीन क्षेत्र मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। नॉर्मली इन तीन में ही डिवाइड किया जाता है। ये बाकी और भी होते हैं, वो थोड़ा डीप होता है, जो ग्रेजुएशन लेवल में वहाँ पढ़ेंगे। अभी इसमें कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र तीनों को मिलाकर हमारी अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। यानी अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र माने जाते हैं के योगदान से अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में कृषि का योगदान अधिक होता है तो कुछ में कम होता है। अब है आधुनिकीकरण। हमने ग्रोथ देख लिया, जीडीपी देख ली, अब है आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। यानी पुरानी परंपरागत ढांचे वाली टेक्नोलॉजी से अब काम नहीं होगा, क्योंकि अब वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन में भाग लेना है तो हमें आधुनिक मशीनों, आधुनिक तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग कर खेतों में पैदावार बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार एक फैक्ट्री नई मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ा सकती है। नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकीकरण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकीकरण है। आगे अब आगे बताया गया है कि आधुनिकीकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी को प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है। कि भाई सीधा सिर्फ इसका प्रयोग ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। जैसे स्वीकार करना कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए। परंपरागत समाज में नारी का कार्य क्षेत्र घर की सीमाओं तक सीमित माल, यानी महिलाएं जो भी होगी वो घर का काम करेगी, बाहर का काम पुरुष का। ये परंपरा का सोच है, इसमें भी आधुनिकता लाना जरूरी होता है। आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभाओं का घर से बाहर बैंकों में, कारखानों में, विद्यालय में आदि स्थानों का प्रयोग किया जाता है। अब है आत्मनिर्भरता। यानी इंडिपेंडेंसी, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि स्वावलंबन हो हमारा कंट्री,
हम किसी पर निर्भर नहीं रहे। कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण और आर्थिक समृद्धि अपने तथा अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग के द्वारा कर सकता है। यानी कोई देश मॉडर्न हो सकता है और आर्थिक ग्रोथ भी कर सकता है तथा अपने अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग द्वारा, यानी सामान आयात करके वो मॉडर्न भी बन सकता है और अपने ग्रोथ भी कर सकता है, लेकिन आत्मनिर्भर नहीं कर सकता आयात के माध्यम से। हमारी प्रथम 7 वर्ष पंचवर्षीय योजना यानी 1990 तक हमारी सात पंचवर्षीय योजना बनी थी, यानी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना। इसके बाद हमारे पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य अलग कर दिया गया, एलपीजी रिफॉर्म आ गए थे, लेकिन 7 पंचवर्षीय योजनाओं तक आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया, जिसका अर्थ है कि उन सभी चीज़ों के आयात से बचा जाए जिसका देश में ही उत्पादन संभव, यानी जो हम बाहर से आयात करते थे और हमें लगता है कि ये चीज़ें भारत में बनी जा सकती है, तो उनका आयात पूरी तरह बंद कर दिया जाए, यानी टैरिफ लगाकर कोटा पद्धति के माध्यम से उनके आयात पर रोक लगा दी जाती थी। और भारत के उद्योगों को कहा जाता है कि इन चीज़ों को अपने घर पे ही बनाया जाए, इनको आयात नहीं किया जाए। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त देश के लोगों की आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देना समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त ये आशंका भी थी कि आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों, विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती है। अब ये समझने लगे कि मान लो कोई देश हमारे आयात करके विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर हम निर्भर हो जाएंगे विदेशी लोगों पे, तो वो हमारे देश की नीतियों पर हस्तक्षेप करने लग जाएंगे, हमारी विदेशी नीति पर हस्तक्षेप करना शुरू कर देंगे और हमारी संप्रभुता में बाधा डाल देंगे। इसलिए मतलब पूरा कट के रहना शुरू कर दिया विदेश से। अब है समानता। केवल समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता। क्या भाई, ग्रोथ भी हो रही है, आधुनिकीकरण भी हो रहा है और आत्मनिर्भरता भी हो रही है, लेकिन क्या इस 3 चीज़ों से भारत के जो लोग हैं इनको फ़ायदा हो रहा है? इसके लिए किसी देश में उच्च समृद्धि दर और विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को भी सुलभ हो, केवल धनी लोगों तक सीमित न रहे। अतः समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है, यानी सभी लोग समान जीवन जिए, ऐसा भी इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट सिस्टम, प्रत्येक भारतीय को अच्छा भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए, यानी बेसिक लेवल की फैसिलिटी तो भारत में रहने वाले हर नागरिक को मिलनी चाहिए। और धन संपत्ति के वितरण की असमानता भी कम होनी चाहिए। आइए अब ये जानने का प्रयास करें कि 1950 से 1990 तक की अवधि में लागू की गई प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने किस प्रकार इन 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए तथा कृषि, उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ये प्रयास कहाँ तक सफल रहे। वर्ष 1991 के बाद अब है कृषि। अब सबसे पहले हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे, यानी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से कृषि का विकास किस तरीके से हुआ है इसके बारे में पढ़ें। आपने पहले अध्याय में पढ़ा कि औपनिवेशिक शासन काल में कृषि क्षेत्र में न तो ग्रोथ हुई और न ही क्षमता में रह पाई।
अब पहले अध्याय को हमने पढ़ा रखा है, इसको देखने के लिए हमने पहले वीडियो डाल रखे हैं, उसके बारे में पढ़े और उसके बाद दूसरा वीडियो पढ़ो तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसके बारे में हमने उस वीडियो में बता रखा है। स्वतंत्र भारत के नीति निर्माताओं को इन मुद्दों पर विचार करना पड़ा। उन्होंने भू सुधारों तथा उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों का प्रयोग द्वारा भारतीय कृषि में एक क्रांति का संचार किया। अब है भू सुधार। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की भूधारण पद्धति में जमींदार जागीरदार आदि का वर्चस्व था। ये खेतों में कोई सुधार किए बिना मात्र लगान की वसूली किया करते थे। यानी खेतों में सुधार हो या नहीं हो, उन जमींदारों को जागीरदारों को कोई मतलब नहीं था। इनको सिर्फ किसानों से लगान वसूल करना था और लगान वसूल करना इनका परम ध्येय था। भारतीय कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता के लिए निम्न उत्पादकता के कारण भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से अनाज का आयात करना पड़ा। कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई। इसका मुख्य ध्येय जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। स्वतंत्रता के एक वर्ष बाद ही देश में बिचौलियों के उन्मूलन तथा वास्तविक कृषक कोई भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए। यानी देश आज़ाद हुआ जब सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन इन बिचौलिए ये जो जमींदार हैं इनके पास ही थी ज़मीन, और ये जो किसान थे सिर्फ उनके अंडर काम करते थे, यानी काश्तकार थे। किसान खुद अपने खुद की ज़मीन नहीं थी, इनकी ज़मीन पर ही खेती किया करते थे। ये वास्तविक कृषकों को भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाने गए। इसका उद्देश्य ये था कि भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देगा। यानी जब किसानों के पास खुद की ज़मीन होगी तो वो अच्छे अच्छे बीज, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करने की कोशिश करेंगे और पूरी तन मन धन से पैदावार करने की कोशिश करेंगे। और जब दूसरों की ज़मीन होगी तो उनको तो पता है इनका लाभ तो उन्हें किसानों को मिलने वाला है नहीं, तो बेमन से बिना प्रेरणा से काम करते थे। तो उनसे ज़्यादा जो उत्पादकता बढ़ती नहीं थी। खुद को अधिकार देंगे तो उत्पादकता बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बशर्ते उन्हें पर्याप्त पूंजी उपलब्ध करवाई जाए। यानी खेत दे देंगे, उसके साथ पूंजी भी देनी बहुत ज़रूरी। दरअसल समानता को बढ़ाने के लिए भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण एक दूसरी नीति थी। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। इस नीति का उद्देश्य कुछ लोगों में भू स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना था। यानी बिचौलियों के पास यानी जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, तो उनसे लेके ज़मीन किसानों को देना महत्वपूर्ण काम था। इस नीति का उद्देश्य कुछ लोगों के भू स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना था। बिचौलियों के उन्मूलन का नतीजा ये था कि लगभग 200 लाख काश्तकारों को सरकार से सीधा संपर्क हो गया। इन 200 लाख लोगों को, किसानों को ज़मीनें दी गई। वे जमींदारों के द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्त हो गए। भू स्वामित्व से उन्हें उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिला। उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु बिचौलिए को उन्मूलन कर समानता के लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई। कानून की कमियों का लाभ उठाकर कुछ भूतपूर्व जमींदारों ने कुछ क्षेत्र बहुत बड़े बड़े भूखंड पर अपना स्वामित्व बनाए रखा। कुछ मामलों में काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया और भूस्वामियों को अपने किसान भूस्वामी का दावा किया। कृषकों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी निर्धनतम कृषि श्रमिकों जैसे बटाईदार या भूमिहीन श्रमिकों को भूमि सुधार में कोई लाभ नहीं हुआ। यानी जो जमींदार थे तो सरकार के जो कानून में कमियां थी उनका लाभ उठाकर काफ़ी जमींदारों ने अपने पास ही ज़मीन रखी, यानी किसानों के पास जाने नहीं दी। अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण कानून में भी बातें आई। बड़ी जमींदार इस कानून का न्यायालय में चुनौती दी, जिसके कारण उसे कानून लागू करने में देर हुई। इस अवधि में वे अपने भूमि निकट संबंधियों आदि के नाम कराकर कानून से बच गए।
कानून में भी बड़े कमियां थी, जिनके द्वारा बड़े जमींदार ने भूमि अधिकार बनाए रखने के लिए लाभ उठाया। केरल, पश्चिम बंगाल की सरकार वास्तविक किसानों को भूमि देने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध थी। इस कारण इन प्रांतों में भू सुधार कार्यक्रम को विशेष सफलता मिली। दुर्भाग्यवश अन्य प्रांतों की सरकार ने इस स्तर की प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। अब है हरित क्रांति। अब हम हरित क्रांति के बारे में देखेंगे। स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत ही कम थी, क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था। और अधिसंख्यक किसानों के पास आधारित संरचना की का भी नितांत अभाव था। उनके पास मूलभूत सामान भी नहीं थे खेती करने के लिए। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर थी। यदि मानसून स्तर कम होता था तो किसानों की कठिनाइयाँ होती थी, क्योंकि उन्हें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। ये सुविधा कुछ ही किसानों के पास थी। औपनिवेशिक काल की कृषि गतिरोध हरित क्रांति में स्थायी रूप से समाप्त हो गया। इसका तात्पर्य उच्च पैदावार वाले किस्मों के बीजों, हाई यील्ड वैरायटी के बीजों का प्रयोग से है। विशेषकर गेहूं तथा चावल के उत्पादन वृद्धि से। इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों, कीटनाशकों तथा निश्चित जल पूर्ति की भी आवश्यकता थी। इन आगतों का सही अनुपात में प्रयोग होना भी महत्वपूर्ण है। बीजों का अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई की विश्वसनीय सुविधाओं और उर्वरकों, कीटनाशकों आदि की खरीदारी के लिए वित्तीय संसाधन की आवश्यकता थी। अतः हरित क्रांति के पहले चरण में लगभग 1960 के दशक के मध्य से 1970 यानी 1967 के आसपास हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक सीमित रहा। यानी जो हरित क्रांति का प्रभाव था, ये जो 3 राज्य बताया इन्होंने, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु, इन तक ही इसका प्रभाव रहा। इसके अतिरिक्त हाई यील्ड वैरायटी यील्ड बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों तक ही मिल पाया। हरित क्रांति के द्वितीय चरण 1970 के दशक के मध्य 1980 के दशक के मध्य तक में हाई यील्ड वैरायटी बीजों के प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और फसलों का लाभ हुआ। इस प्रकार हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। अब हम अपने राष्ट्र की खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका या अन्य देश की कृपा पर निर्भर नहीं थे। यानी हरित क्रांति के बाद हमारा देश खाद्यान्न के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो गया था। यदि किसान बाजार से बेचने के लिए इस उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं का उपभोग करे तो अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाजार में बेच सके तो अधिक उत्पादन का निश्चयी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश विपणित अधिशेष कहलाता है। हरित क्रांति में किसान अपने गेहूं और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा बाजार में बेच रहे थे। इसके फलस्वरूप की खाद्यान्नों की कीमतों में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई। यानी हरित क्रांति से उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे इनकी रेट, गेहूँ और चावल की रेट ज़्यादा बढ़ी नहीं, महंगाई बढ़ी नहीं। इसके मुकाबले अपने कुल आय के बहुत बड़े प्रतिशत का भाग भोजन पर खर्च करने वाले निम्न आय वर्गों की कीमतों से इन सापेक्ष कमी से बहुत लाभ हुआ। यानी जो गरीब लोग थे तो अनाज का भाव नहीं बढ़ा, उनको बहुत अच्छा लाभ मिला।
हरित क्रांति से देश को बहुत लाभान्वित हुआ, पर यह प्रौद्योगिकी पूरी तरह निरापद नहीं रही। एक जोखिम यह था कि इससे छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानता बढ़ने की संभावना थी। इन हरित क्रांति में छोटे किसानों को बहुत कम लाभ हुआ, इसके मुकाबले बड़े लोग ज़्यादा फायदे उठाने, क्योंकि बड़े लोगों के पास, बड़े किसानों के पास पैसे थे, तो वो इन गेहूँ और चावल की उत्तम किस्म को खरीद पाए। वो लोग खाद अच्छा खरीद पाए, अच्छी मशीनें लेके आए, तो इन उत्पादन में तो वृद्धि हो गई। लेकिन इन किसानों के पास ना तो पैसे थे तो अच्छे बीज लेके आ पाए, ना खाद लेके पाए, ना लेके आ सके, और ना ही कोई टेक्नोलॉजी खरीद लाए, ट्रैक्टर वगैरह कुछ नहीं लेकर आ सके। तो इन लोगों को इतना फ़ायदा नहीं हुआ, और बड़े लोगों को, बड़े किसानों को, बड़े काश्तकारों को फ़ायदा हुआ। एक जोखिम ये था कि इससे छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएं बढ़ने की संभावना थी, क्योंकि केवल बड़े किसान अपेक्षित आगतों को खरीदने में सक्षम थे, जिससे उन्हें हरित क्रांति का अधिकांश लाभ प्राप्त हो जाता था। इसके अतिरिक्त इन फसलों में कीटनाशकों के आक्रमण की भी संभावना अधिक होती है। ऐसी दशा में इन प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले छोटे किसानों को फसल का नष्ट हो जाता। सौभाग्यवश अब सरकार ने इस तरीके का डर था, तो सरकार ने कुछ योजनाएं दी, यानी सब्सिडी, खाद पर और मशीनों पर सब्सिडी देना शुरू कर दिया। सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों के कारण ये आशंका सत्य साबित नहीं हुई। सरकार ने निम्न ब्याज दर पर छोटे किसानों को ऋण दिए गए और उर्वरकों पर आर्थिक सहायता दी गई, ताकि छोटे किसानों की आवश्यक आगत उपलब्ध हो सके। छोटे किसानों को इन आगतों की प्राप्ति से छोटे खेतों की उपज और उत्पादकता भी समय के साथ बढ़े, खेतों की पैदावार के बराबर हो गई। इस प्रकार हरित क्रांति से छोटे बड़े सभी किसानों को लाभ मिला। सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थानों, सेवाओं के कारण छोटे किसानों के जोखिम भी कम हो गए, जो कीटनाशकों के आक्रमण से उनकी फसलों को बर्बाद का कारण थे। यदि सरकार ने इन प्रौद्योगिकियों का लाभ छोटे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास नहीं किए होते, तो इस क्रांति का लाभ केवल धनी किसानों तक को ही मिलता। अब सहायक पर बहस, यानी जो चीज आ रही है उनको लेके कुछ लोग चाहते हैं, कहते हैं कि सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि कुछ दिन सब्सिडी दे के सब्सिडी बंद कर देनी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि सब्सिडी शुरू रखनी चाहिए। आजकल कृषि क्षेत्र को दी जा रही आर्थिक सहायता का आर्थिक औचित्य एक गर्मा गर्म बहस का मुद्दा बन गया। इस बात से सभी सहमत हैं कि किसानों द्वारा और सामान्य छोटे किसानों द्वारा विशेष रूप से नई HYV प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान हेतु सहायता दी जानी आवश्यक थी। किसान प्राय किसी भी नई प्रौद्योगिकी को जोखिमपूर्ण समझते हैं, अतः किसानों द्वारा नई प्रौद्योगिकी को परख के लिए सहायता की आवश्यक थी। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल जाने तथा उसके व्यापक प्रचलन के बाद सहायता धीरे धीरे समाप्त कर दी जाए, क्योंकि उनका उद्देश्य समाप्त हो गया है। यही नहीं, यदि भी सहायता का ध्येय तो किसानों को लाभ पहुंचाना है, किंतु उर्वरक सहायता का लाभ बड़ी मात्रा में प्राय उर्वरक उद्योग और अधिक समृद्ध क्षेत्रों के किसानों को ही पहुंचता है। यानी कि जो खाद पर सब्सिडी दे रहे हैं, वो तो सब्सिडी से खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों के मालिकों को मिल रही है, किसानों तक तो वास्तविक सब्सिडी मिल ही नहीं रही है। इसलिए इस सब्सिडी को बंद कर देना चाहिए। अधिक समृद्ध क्षेत्रों के किसानों को पहुंचता है, अतः ये तर्क दिया जाता है कि उर्वरक पर सहायता जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। इनसे लक्षित समूह को लाभ नहीं होता और सरकारी कोष पर अनावश्यक भारी बोझ पड़ता है। दूसरे कुछ विशेषज्ञों का मत है कि सरकार को कृषि सहायता जारी रखनी चाहिए, क्योंकि भारत में कृषि की बहुत ही जोखिम भरा व्यवसाय है। अधिकांश किसान बहुत गरीब हैं और सहायता को समाप्त करने से अपेक्षित आगतों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। सहायक
सब्सिडी समाप्त करने से गरीब और अमीर किसानों की समानता और बढ़ेगी और समता के लक्ष्य का उल्लंघन होगा। इन विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि सहायकी से बड़े किसानों और उर्वरक उद्योग को अधिक लाभ हो रहा है तो सही नीति सहायकी समाप्त करना नहीं बल्कि ऐसे कदम उठाना है जिनसे केवल निर्धन किसानों को ही उनका लाभ मिले। कुछ अब अर्थशास्त्री, कुछ नीति निर्माता ये सोचते हैं कि सहायकी को क्यों समाप्त कर रहे हो। जो सहायकी गलत लोगों को पहुंच रही है ना, उनसे गलत लोगों तक नहीं पहुँच कर जो जिनको पहुंचनी चाहिए ऐसी योजना बनाओ कि किसानों तक मिले। जो गरीब जिनके लिए सहायकी की जिसके उद्देश्य से सहायकी को शुरू कर रहे हैं उनको लाभ मिले, ऐसी योजना बनानी चाहिए। 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता की वृद्धि से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया। ये निश्चय गौरवपूर्ण लक्ष्य उपलब्धि रही है। इसके बावजूद नकारात्मक पहलू ये रहा है कि 1990 तक भी देश की 65% जनसंख्या कृषि में लगी रही, यानी ज़्यादा कुछ सुधार हुआ नहीं। अर्थशास्त्री ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जैसे जैसे देश संपन्न होता है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में और उस पर निर्भर जनसंख्या में पर्याप्त कमी आती है। भारत में 1950 से 90 तक की अवधि में जीडीपी में कृषि का योगदान तो भारी कमी आई, यानी जीडीपी के जो क्षेत्र होते कृषि, उद्योग और सेवाएं, उसमें कृषि के योगदान में तो भारी कमी आई, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या अनुपात में नहीं। यानी जो भारत में जनसंख्या था वो कृषि पर ही लगे हुए हैं। उद्योग में ज़्यादा जनसंख्या नहीं जा पाई, यानी 67% पहले थी और 1990 तक 64 हुई। ज़्यादा फर्क कुछ पड़ा नहीं। इतनी उत्पादन वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के प्रयोग द्वारा संभव थी। फिर ये क्षेत्र में इतनी बड़ी जनसंख्या के लोगों में लगे रहने की क्या आवश्यकता थी। यानी ज़्यादा कुछ उत्पादन में लाभ हुआ नहीं और जनसंख्या तो वैसे कि वैसे किसानों खेतों में काम कर रही थी। इसका उत्तर यही है कि जो उद्योग सेक्टर है ना और सेवा क्षेत्र के, इन दोनों में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नहीं कर पाया। यानी कृषि में जो लोग थे उद्योग और सेवा क्षेत्र में काम कर नहीं पाए, यानी उतना रोजगार पैदा नहीं कर पाए। अनेक अर्थशास्त्री ने 1950 से 1990 के दौरान अपने गई नीतियों की विफलता मानते हैं कि भाई ये क्यों नहीं अपने गए, इतने उद्योग और सेवा क्षेत्र में रोजगार पैदा क्यों नहीं हुए। ये जो समाजवाद आपने अपनाया है ना, जिसमें हर एक सेक्टर को आपने समाजवाद के अंदर ले लिया, निजी कंपनियों को आने ही नहीं दिया, निजी कंपनियों को काम करने नहीं दिया, तो ये उद्योग और सेवा क्षेत्र फूलेंगे कैसे और रोजगार कैसे प्राप्त होगा। आपने तो सिर्फ ये जो सार्वजनिक उद्योग स्थापित किए और वहाँ वो भी घाटे में चल रहे हैं, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, तो रोजगार पैदा कैसे होंगे। और कृषि क्षेत्र में फिर लोग आएंगे जाएंगे कहाँ पर, कुछ तो खाएंगे ना, कुछ तो काम करके। अब है उद्योग और व्यापार। कृषि के बारे में पढ़ लिया। 1950 से लेके 1990 तक। अब हम उद्योग और व्यापार के बारे में क्या चेंजेस हुए इसके बारे में अब देखेंगे। अर्थशास्त्र ने ऐसा पाया है कि निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाते हैं जब उनमें अच्छे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं और उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं। यानी निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति करेंगे जब वहाँ पर फैक्ट्रियाँ अच्छी लगेगी और वहाँ अच्छे रोजगार उपलब्ध होंगे। बाकी तो आप प्रगति करना तो छोड़ ही दीजिए। और ये कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। यानी कृषि में तो क्या है, बरसात आई तो काम है, बरसात काल पड़ गया तो वह सब मौज करो, 2 रुपये किलो की गेहूँ खाओ और रेस्ट करो, कोई नहीं कुछ नहीं। लेकिन फैक्ट्रियों में क्या काम चलता रहता है। इनमें आधुनिकीकरण और समग्र वृद्धि को बढ़ावा मिलता है, यानी नई नई मशीनें आती है इसमें,
और रोज़गार भी बढ़ता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो ग्रोथ भी होती है इसमें। इन्हीं कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत कम उद्योग थे। अधिकांश उद्योग सूती वस्त्र, पटसन आदि तक ही सीमित थे। जमशेदपुर और कोलकाता में लोहा व इस्पात की सुप्रबंधित फर्में थी। यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना था तो हमें ऐसे औद्योगिक आधार का विस्तार करने की आवश्यकता थी जिसमें विविध प्रकार के उद्योग हो। यानी भारत में सिर्फ कपड़े, रेशम, पटसन के उद्योग से काम नहीं चलेगा, हमें और भी बहुत सारे उद्योग की स्थापना करनी होगी। हर चीज़ जब भारत में बनानी होगी तभी उद्योगों का विस्तार होगा और लोगों को रोजगार प्राप्त हो पाएगा। अब भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र हमारे नीति निर्माताओं के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न ये था कि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। अब हमारे नीति निर्माता ये सोचने लगे, ये भी जो फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, जो भी हम बनाएंगे, तो अब वो सरकार बनाएगी या निजी लोग बनाएंगे, यानी कोई मालिक अडानी अंबानी जैसे लोग बनाएंगे। तो अब सरकार को डर था कि ये आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पूरे देश को लूटने लग गई, पूरे देश को गुलाम बना दिया। अब हमें ऐसा कोई आदमी नहीं चाहिए जो सारे इसके अंडर कंट्रोल में कर दे पूरे देश को। तो सरकार को डर लगने लग गया कि अब बाहरी कंपनियों को आने ही नहीं देंगे तो क्या ही कमा लाएंगे, अब हम खुद चलाएंगे। लेकिन ये इतना गलत फैसला हुआ भारत को लेके कि चाइना जैसा देश जो हमारे साथ लगभग आज़ाद हुआ वो बहुत आगे चला गया और हम पीछे रह गए इन गलत नीतियों के कारण। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में उद्योगपतियों के पास हमारी अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी भी नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतना बड़ा बाजार भी नहीं था जिसमें उद्योगपति ऐसा काज निवेश कर सके। उनके पास ऐसा करने के लिए पूंजी भी थी, कुछ लोगों के पास ऐसा करने के लिए पूंजी भी थी। इन्हीं कारण से राज्य की औद्योगिक क्षेत्र में प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्णय लिया गया कि अर्थव्यवस्था में बड़े और भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी। इसका अर्थ ये था कि राज्य उन उद्योगों का पूरा नियंत्रण रखेगा जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, यानी जो महत्वपूर्ण है हमारे जीडीपी के लिए, उन पर कंट्रोल सिर्फ गवर्नमेंट का ही रहेगा। बाकी जो छोटे मोटे उद्योग है वो अब निजी हाथों में देने की नीति बनानी शुरू कर दी गई। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अंगीकार किया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। द्वितीय योजनाओं में समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को तीन वर्ग में वर्गीकृत किया गया। प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिन पर राज्य का अनन्य स्वामित्व था। दूसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिनके लिए निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास कर सकते थे, परंतु जिनमें नई इकाइयों की शुरू करने का एकमात्र जिम्मेदारी राज्य की होती है। तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्रों के अंतर्गत आते थे।
यद्यपि निजी क्षेत्रों में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया। यानी लोगों को कोई भी फैक्ट्री लगानी है, कोई भी उद्योग शुरू करना है, तो पहले सरकार से लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस नहीं लिया तो आपको फैक्ट्री को नहीं खोल सकते। तो लाइसेंस वही लेगा जो होशियार है, समझता है। और कुछ ऐसा था कि भाई उनको लगता था कि अब इस सेक्टर में कुछ नई फैक्ट्री ला सकता है, तो लोग उससे पहले लाइसेंस ले लेते थे और नेताओं से पैसे वैसे दे के उनसे खरीद लेते थे, नियंत्रण वगैरह करके। नए उद्योग को तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक सरकार से लाइसेंस नहीं प्राप्त कर लिया जाता। इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए किया गया। यदि उद्योग आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। इसके अतिरिक्त इन इकाइयों को कुछ रियायतें जैसे कर लाभ, कर पर शुल्क पर बिजली दी गई। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय समानताओं को बढ़ावा देना था। वर्तमान उद्योगों को भी उत्पादन बढ़ाने या विविध प्रकार के उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था। इसका अर्थ ये सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक न हो। उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस केवल तभी दिया जाता था जब सरकार इस बात से आश्वस्त होती थी कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता है। सरकार को लगता था कि भाई इस चीज़ को बनाना देश के लिए ज़रूरी है, तो ही वो आगे लाइसेंस देती थी। और उनको लग जाता था कि इस चीज़ की कहाँ ज़रूरत है, तो उस मालिक को कोई लाइसेंस ही नहीं देते थे कि भाई इतना ही बनेगा, इससे अलावा नहीं बनाएगा। 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति, जिसे करवर समिति नोट समिति भी कहा जाता था, इस नीति की समिति भी कहा जाता है, इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों को प्रयोग किया जाए। लघु उद्योग की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती थी कि समय के साथ साथ निवेश की सीमा भी बदलती रही। अभी करो समिति ने कहा कि भाई गाँव में जाओ और लघु उद्योगों की स्थापना करो, और तो सभी लोगों को रोजगार मिल पाएगा। ये 1955 में करो समिति के नाम से जानी जाती है। 1955 में लघु औद्योगिक इकाइयाँ उसे कहा जाता था जो 5 लाख रुपए का अधिकतम निवेश करती थी। इस समय 1 करोड़ रुपए का अधिकतम निवेश किया जा सकता है। 1 करोड़ रुपए का अधिकतम निवेश किया जा सकता है अभी जो इस समय। ऐसा माना जाता है कि लघु उद्योग अधिक श्रम प्रदान होते हैं, अर्थात उसमें बड़े पैमाने उद्योगों की अपेक्षा श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता है, अतः अधिक रोजगार का सृजन करते हैं। लेकिन ये बड़ी औद्योगिक फर्मों के उसमें ये बड़ी बात, लेकिन ये जो औद्योगिक इकाइयाँ थी ना, ये बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। ये स्पष्ट है कि लघु उद्योगों के विकास के लिए बड़ी फर्मों से उनकी रक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए अनेक उत्पादों को लघु उद्योग के लिए आरक्षित कर दिया गया। ऐसे आरक्षण की कसौटी ये थी कि इकाइयाँ उन वस्तुओं के विनिर्माण के योग्य हैं। उन्हें अन्य रियायतें भी दी गई, जैसे कम उत्पाद शुल्क, कम ब्याज पर ऋण। अब हमारी फॉरेन पॉलिसी, व्यापार नीति और आयात प्रतिस्थापन। हमारे व्यापार की नीति यही थी कि भाई जो भी सामान हमारे देश में बन सकता है उन सामानों को हम आयात नहीं करेंगे, और जो सामान हम आयात नहीं बना सकते उन्हीं चीज़ों को आयात करेंगे, और जो बन सकती है यहाँ तो वहाँ पर पूरी तरह रोक देने लगा दी। हमारे उधर अपने की औद्योगिक नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबंध थे। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में व्यापार की विशेषता तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है।
इस नीति का उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना। उदाहरण के लिए विदेश में निर्मित वाहनों का आयात करने के स्थान पर उन्हें भारत में निर्मित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। इस नीति के अनुसार सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा की। आयात संरक्षण के दो प्रकार थे, प्रशुल्क और कोठा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रशुल्क यानी जो भी विदेश से आयात करेंगे उससे पहले हम उन चीज़ों पर इतना भारी टैक्स लगा देंगे कि वो भारत में बनने के लिए उपयुक्त है, ना कि आयात करें, यानी बहुत ज़्यादा महंगी कर देंगे सामान को। और कोटा में ये है कि भाई निश्चित कर देंगे कि भाई 50 कारें आयात करनी है तो 50 ही करेंगे, 50 से ज़्यादा एक भी कार आयात नहीं कर सकते। ये कोटा में आता है। प्रशुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर है। प्रशुल्क लगाने पर आयातित वस्तुएं अधिक महंगी हो जाती है, जो वस्तुओं के प्रयोग को हतोत्साहित करते हैं। कोटा में वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट की जाती है। कोटा में ये है कि निश्चित मात्रा कर दी जाती है जिन्हें आयात किया जा सकता है। प्रशुल्क और कोटे का प्रभाव ये होता कि उनसे आयात प्रतिबंधित हो जाते, उनसे विदेशी प्रतिस्पर्धा से देशी फर्मों की रक्षा होती। संरक्षण की नीति इस धारणा पर आधारित है कि विकासशील देशों के उद्योग अधिक विकसित देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है। ये माना जाता है कि यदि घरेलू उद्योगों का संरक्षण किया जाता तो समय के साथ ये प्रतिस्पर्धा करना भी सीख लेंगे। हमारे योजनाकारों का यह आशंका थी कि यदि आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो विलासिता की वस्तुओं के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना बढ़ जाएगी। 1980 के दशक के मध्य तक निर्यात संवर्धन पर कोई गंभीर विचार नहीं किया, यानी आयातों पर रोक लगाने का ही काम किया था। ऐसा नहीं सोचा गया कि हम ये चीज़ बना के विदेशों को बेचा जाए, ये चीज़ बना के बेचा जाए, ये चीज़ बना के, ऐसा कुछ नहीं सोचा है। ऐसा सोचा गया किस चीज़ों पर रोक लगानी है, किस चीज़ों पे कोटा लगाना है, किस चीज़ पे ज़्यादा टैरिफ लगाना है, जैसे यहाँ कोई सामान बिके नहीं, बस इस चीज़। औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव। प्रथम 7 पंचवर्ष योजना के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां वस्तुतः उल्लेखनीय रही है। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदत्त जीडीपी का आकार 1950 से 51 में 11.8% बढ़कर 1990 में 24.6% हो गया। यानी जीडीपी में जो 11 पॉइंट कुछ थी जो 24.6 हो गई। जीडीपी में उद्योगों में हिस्सेदारी से बढ़ोतरी विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। इस अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की 6% वार्षिक संवर्धित दर यानी 6% से ग्रोथ हमारी जीडीपी हो रही थी। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग और पर्सन तक ही सीमित नहीं थे। वस्तुतः तो औद्योगिक क्षेत्र प्राय सार्वजनिक क्षेत्र के कारण विविधतापूर्ण बन गया था। लघु उद्योगों के संवर्धन से उन लोगों को अवसर प्राप्त हुए जिनके पास व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए बड़े फर्मों को प्रारंभ करने हेतु पूंजी नहीं थी। विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति संरक्षण से उन इलेक्ट्रॉनिक की व ऑटोमोबाइल क्षेत्र में देशी उद्योगों का विकास हुआ जिनका विकास अन्यथा संभव नहीं था। यानी आयात पर प्रतिबंध लगाया तब भी हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ग्रोथ कर पाए, नहीं तो इनका विकास पॉसिबल नहीं था। भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए गए योगदान के बावजूद कुछ अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उद्योगों के निष्पादन की कड़ी आलोचना की कि भारत की जो ग्रोथ तो हुई बट कई इतिहासकारों ने हमारी इस नीति का कड़ा विरोध किया। इस अध्याय के प्रारंभ में यह प्रस्तावित किया गया था कि शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता अधिक थी। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि सरकारी उद्यमों में कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जारी रखा।
यानी शुरू में ये कहा गया कि कुछ कुछ उद्योग भी सरकार बनाओ और उनको प्रोत्साहित करो, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप बनाते रहो। ऐसा नहीं था। अब बेसिक ढांचा बन गया है, तो निजी लोगों को भी बनाने के लिए छूट दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दूर संचार सेवा का प्रावधान किया जाना दूसरा उदाहरण है। इस उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किया गया, जबकि देखा गया कि निजी क्षेत्र के फर्म भी उपलब्ध करा सकते हैं। यानी जो अभी नेट हमें जियो वगैरह एयरटेल वगैरह दे रहे हैं, अब वो पहले सिर्फ BSNL जो भारत की कंपनी थी वो ही देती थी, और उसके बारे में आपको पता है कि सिम लेना ही बहुत टेढ़ा काम था। अभी जियो है तो सबके पास 4G वगैरह 5G वगैरह पहुंच रहा है, लेकिन सार्वजनिक गवर्नमेंट इतनी सुविधा नहीं दे सकती। 1990 के दशक तक अंत तक प्रतिस्पर्धा न होने के कारण व्यक्ति की टेलीफोन कनेक्शन लेने में लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। इसका दूसरा उदाहरण मॉडर्न ब्रेड की स्थापना है, जो ब्रेड निर्माण करने वाली फर्म है। जैसे कि निजी क्षेत्र ब्रेड का निर्माण ही नहीं कर सकता था। 2001 के दशक में ये फर्म निजी क्षेत्र को बेच दी गई। 2001 में बेची, लो देश कब आज़ाद हुआ। मुख्य बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की योजना विकसित करने के 4 दशक बाद भी इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया। केवल सार्वजनिक क्षेत्र कर सकता है। ब्रेड के मामले में यह है कि ब्रेड जो निजी हाथों में 2001 में दिया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट और निजी दोनों सेम ही क्वालिटी की सेम रेट में बना रहे। निजी क्षेत्र भी क्या है, उदाहरण के लिए आज भी केवल सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करता है। यानी अभी गवर्नमेंट ही हमारी नेशनल सिक्योरिटी रखती है, ये निजी हाथों में नहीं दी गई। यदि भी सार्वजनिक क्षेत्र होटलों का भी व्यवस्था कर सकता है, तथा भी सरकार होटल चलाती है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राज्य को उन क्षेत्रों से हट जाना चाहिए जिनमें निजी क्षेत्र कार्य कर सकते हैं। सरकार ऐसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर संसाधन का संकेंद्रण कर सकती है जिन्हें निजी क्षेत्र उपलब्ध नहीं करा सकते। यानी सरकार को ऐसे काम करने चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकते। अब जो प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकते हैं तो उसमें सरकार क्यों हाथों के पीछे पड़ी है, बंद कर देना चाहिए ना। अनेक सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों ने भारी नुकसान उठाया था, लेकिन उन्होंने काम जारी रखा। नुकसान में चल रहे फिर भी काम जारी रख रहे हैं, क्योंकि सरकारी उपक्रम का बंद किया जाना कठिन है, भले ही इसके कारण राष्ट्र के सीमित संसाधन का निकास होता रहे। इसका अर्थ यह नहीं है कि निजी फर्मों को सदैव लाभ ही हो। वास्तव में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की फर्में मूलतः निजी फर्में थी जो हानि के कारण बंद होने को थी। इसके बाद कामगारों के नौकरियों की सुरक्षा के लिए उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बहरहाल नुकसान उठाने वाली निजी फर्में अपने को बनाए रखने के लिए संसाधनों का अपव्यय नहीं होने देंगी। इस उद्योग को शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस का कुछ औद्योगिक घरानों द्वारा दुरुपयोग किया गया। बड़े उद्योगपति नई फर्में शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि नए प्रतिस्पर्धियों को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे। परमिट लाइसेंस राज्य के अत्यधिक नियमन के कारण कुछ फर्में कार्यकुशल नहीं बन पाई। उद्योगपति अपने उत्पादन के विषय में विचार करने की अपेक्षा लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश में थे। संबंधित मंत्रालयों में लॉबी बनाने के समय व्यतीत करते थे। यानी फैक्ट्री सिर्फ लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश करती थी, बाकी काम पे फोकस नहीं होता था। विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण की आलोचना भी इस आधार पर की जा रही है कि ये स्थिति के बावजूद भी जारी रहा। अब जब ये सिद्ध हो चुका था, इससे लाभ के स्थान पर नुकसान अधिक होगा। आयातों पर प्रतिबंध के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं भारतीय उत्पादक करते थे। उत्पादक इस बात से अवगत थे उनके पास एक आबद्ध बाजार है।
तो उन्हें अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता सुधार हेतु कोई प्रेरणा नहीं मिलती थी। अब उनके पास, जो भारत में फैक्ट्रियाँ काम करती थी, उनके पास पता है कि विदेशों से तो यहाँ कंपनियों को आने नहीं देगी गवर्नमेंट, इसलिए वो कोई गुणवत्ता को सुधारने का कोई प्रयास नहीं करते थे और रेट बराबर लगाते थे। जब ये घटिया वस्तुओं की उच्च कीमतों पर बेच सकते थे, तब वे उनकी गुणवत्ता में सुधार करने को क्यों सोचते। आयातों की प्रतिस्पर्धा ने हमारे उत्पादकों को और अधिक दक्ष बनने को बाध्य किया। कुछ अर्थशास्त्रियों का भी मत है कि सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रयोजन लाभ कमाना नहीं है, बल्कि राष्ट्र के कल्याण को बढ़ावा देना है। कुछ अर्थशास्त्री का मानना है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट का काम लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि लोगों का कल्याण करना होता है। इस दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र को की फर्मों का मूल्यांकन जनता के कल्याण के आधार पर किया जाना चाहिए। उनका मूल्यांकन उनके द्वारा कमाए गए लाभों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। संरक्षण के संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मत है कि हमें विदेशी प्रतिस्पर्धाओं से उत्पादनों का संरक्षण तब तक करना चाहिए जब तक धनी राष्ट्र करते रहे। इन सभी विरोधों के कारण अर्थशास्त्रियों ने हमारी नीति में परिवर्तन करने का आग्रह किया। अन्य समस्याओं सहित इस समस्या के कारण सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति प्रारंभ की, जिसको LPG कहते हैं। अब निष्कर्ष है, ये जो पूरे अध्याय का निष्कर्ष बताएगा। इसमें प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति उल्लेखनीय रही। हमारे उद्योग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की स्थिति की तुलना में विविधपूर्ण हो गए। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। भूमि सुधारों का परिणाम ये हुआ कि घृणित जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया। लेकिन अनेक अर्थशास्त्री सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन से असंतुष्ट थे। अतिशय सरकारी नियमन के कारण उद्यम वृत्ति अवरुद्ध हो गई। आत्मनिर्भरता के नाम पर हमारे उत्पादकों का संरक्षण विदेशी प्रतिस्पर्धाओं से किया गया और उन्हें उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता के सुधार करने की प्रेरणा नहीं मिली। हमारी नीतियाँ अंतर्मुखी थी, अतः हम एक सशक्त निर्यात क्षेत्र को विकसित करने में विफल रहे। बदलते हुए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के प्रसंग में ये सर्वत्र महसूस किया जा रहा था कि आर्थिक नीतियों में सुधार करने की आवश्यकता है। हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक सफल बनाने के लिए 1991 में एक नई आर्थिक नीति शुरू की गई। इस विषय पर अगले अध्याय में चर्चा की जाएगी। तो ये था हमारे NCERT भारत की अर्थव्यवस्था की चैप्टर 2। ये आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए थैंक यू। आगे हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। बाय बाय।